इस लेक्चर में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए हैं, आरबीआई ने दोनों को, पेमेंट बैंक को भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी, गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस करने के लिए परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया है। लेकिन ये कहा है कि ये दोनों बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और मोरेटोरियम के अंदर नहीं आएंगे। ये क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब ये है, जैसे कोई मान लो बैंक है या एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये डूबने के कगार पे होती है। मान लो इनका बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया भाई साहब, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ गई और इनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, हो सकता है ये फ्यूचर में बंद भी हो सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए कुछ एक्शन लेती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है आरबीआई। तो ये इन्हें मानने होते हैं, कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी, यानी कि कुछ कंपलसरी होंगे, अनिवार्य मानने होंगे, और कुछ है नॉन कंपलसरी, यानी कि उनकी मर्जी है माने या ना माने बैंक की। तो ऐसे रूल जो होते हैं इन पे लागू नहीं होंगे, यानी कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे ये बैंक। तो ये जो एजेंसी बैंक देने की जो पावर है, पावर ऑफ एक्रेडिटिंग एजेंसी बैंक देने की जो पावर है, एक क्राइटेरिया, ये किसके पास है, यानी कि ये गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस कर सकेंगे, ये किसके पास पावर है? देखो, ये चाहे प्राइवेट सेक्टर वाला एजेंसी बैंक हो, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर एजेंसी बैंक, चाहे कोई एजेंसी बैंक हो, ये जो चॉइस है एक्रीडेटिंग की, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस के पास होती है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस करना है तो ये पर्टिकुलर कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो, या स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर होती है। मतलब जिस भी वो डिपार्टमेंट से मैच करते हैं, जिस भी कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उन्हें बिजनेस करना है, उसके पास पावर होती है कि वो उसे पावर देंगी, हाँ ये कर सकते हैं, परमिशन देंगे वो। ये जो इम्प्लीकेशन है, अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? देखो, ये आपको समझ में आया ना, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और गवर्नमेंट की स्कीम मान लो स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उसके अंदर है। अब वो डिपार्टमेंट परमिशन देगा कि पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों को ये हमारे साथ बिजनेस करने का परमिशन दें या ना दें, अलाउ करें या ना करें। क्योंकि आरबीआई तो है, आरबीआई जब अलाउ कर देगा तब ये सेंट्रल जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ ये बिजनेस कर सकेंगे, नहीं तो आरबीआई ने तो परमिशन दे दी। अब ये करना चाहे इनके साथ, नहीं करना चाहे स्टेट गवर्नमेंट या ये, अब ये अलाउ करेंगे, इनके पास पावर है एक्रेडिट करने की। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अब देखो, ये बैंक पार्टिसिपेट कर सकेंगे गवर्नमेंट या लार्ज कॉरपोरेशन के साथ मिलके, यानी कि जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये इशू कर सकेंगे, और देखो इनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के जरिए, जैसे रेपो रेट के जरिए लोन लेते हैं ना बैंक आरबीआई से, तो ले सकेंगे रेट पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक रेट होता है जिसपे लोन लेते हैं बैंक, जब रेपो रेट पे नहीं लिया जाता, ये होता है छोटे समय के लिए, ओवरनाइट या छोटे समय के लिए लोन लिया जाता है आरबीआई से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देती है आरबीआई। तो इनमें अब ये डील कर सकेंगे। जो बैंक है, ये किसी भी गवर्नमेंट जो स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है बैंकिंग ऑपरेशन को बढ़ाना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में अकाउंट खुलवाएं, बैंक को यूज करें और उनके क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी कि लोन भी ले सके बैंक से, ये सब फैसिलिटी उपलब्ध कराना सब फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वित्तीय समावेशी। तो ये जो भी स्कीम होती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना गवर्नमेंट ने 2014 में लागू की थी, तो इस स्कीम में ये अब एलिजिबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर सकते हैं, पार्टनरशिप। यानी कि कोई आदमी मान लो जनधन अकाउंट खुलवाना चाहे, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके तहत कोई आदमी अकाउंट खुलवाना चाहे, अभी तक तो जैसे मान लो जो बैंक पार्टनरशिप कर सकते थे गवर्नमेंट के साथ, जैसे एसबीआई या कहीं पे कोई पोस्ट ऑफिस कर रहा है उसमें अकाउंट खुलवा सकते थे, लेकिन अब ये स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक भी पार्टनरशिप कर सकेंगे गवर्नमेंट के साथ इन स्कीम में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे एरिया में जो अंडर सर्व्ड है या अनबैंक्ड है। अंडर सर्व का मतलब जहां पे बैंकिंग सिस्टम तो है, यानी कि बैंक वगैरह उपलब्ध है ऐसे एरिया में, लेकिन बहुत दूर है, जैसे 15, 20, 30 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है बैंक में, इतनी दूर है, तो वहां पे बैंक खुलवाएं। या अनबैंक्ड, जहां पे कोई बैंक है ही नहीं, 30, 50 किलोमीटर तक कोई बैंक ही नहीं है, लोगों को बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कराने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलवाए जाते हैं। ये एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। जैसे और कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, ऐसे ये सारी बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं, लैंडिंग भी करते हैं, यानी कि लोगों को लोन भी दे सकते हैं ये, और डिपॉजिट भी ले सकते हैं, यानी कि लोग अपना अकाउंट खुलवा के अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी देते हैं।
इनकी सिफारिश जो की थी, रिकमेंडेशन, एक कमेटी बैठी थी, नचिकेत मोर कमेटी, उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टेब्लिश करने की सिफारिश की थी। ये देखो, बिग लोन नहीं दे सकते, बड़ा लोन नहीं दे सकते, ये जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, उनको नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्मॉल, नाम में स्मॉल है, छोटे बैंक होते हैं भाई साहब, छोटे एरिया को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं ये। तो ये ना तो हाई टेक का प्रोडक्ट है वो, उनमें ट्रेड कर सकते हैं, ना ही बिग लोन दे सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक देखो, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। ये भी फैसिलिटी देते हैं पेमेंट वगैरह की, या रेमिटांस। जो रेमिटांस क्या होता है, जैसे मान लो हमारे इंडिया का आदमी, कोई आपका सगा संबंधी फॉरेन में, अमेरिका में जॉब करता है ये आदमी, अब ये अपने वापस पैसे भेजना चाहता है या कुछ चीज़ भेजना चाहता है, जो यूएसए से हमारे इंडिया में भेज रहा है अपने सगे संबंधियों को पैसा या कुछ भी चीज़, वो सब रेमिटांस माना जाता है। या हमारे इंडिया में कोई बाहर का काम कर रहा हो, अपने देश में भेजना चाहता हो वापस, तो ये सब जो सर्विस हैं, ये सर्विस भी ट्रांसफ़र करने की, पैसा ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ करना, ये अवेल करवाएगा पेमेंट बैंक। जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं, या स्मॉल एंटरप्राइजेज, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ हैं, ये सब फैसिलिटी इनको देगा, ये ट्रांसफ़र करने की मनी वगैरह। ये देखो, कैन एक्सेप्ट ए रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि पहले जब ये बनाया गया था तो 1 लाख रुपए तक ही इस अकाउंट में जमा करवा सकते थे। जैसे आपने पेमेंट बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया तो 1 लाख तक करवा सकते थे, अभी ये लिमिट है 2 लाख तक की। गवर्नमेंट चाहे तो आगे, ये चाहे तो आरबीआई इनको बढ़ा भी सकती है, फ्यूचर में रेज कर सकते हैं। अभी तक 2 लाख तक ही आप जमा कर सकते हो इस अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे सिंपल आपका एसबीआई में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है, इन बैंकों में आप कितनी भी लिमिट तक रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। ये क्या है, लोन नहीं दे सकते, ना ही क्रेडिट कार्ड, लोन नहीं दे सकते भाई साहब। आप सिर्फ पैसा जमा कर सकते हो, अगर पेमेंट बैंक से लोन मांगने गए ना, आपको भगा देगा, लोन नहीं दे सकते। और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते। हाँ, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो आप इसमें। ये देखो, एटीएम आपको देंगे, डेबिट कार्ड देंगे, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सर्विस सब इसमें उपलब्ध होगी, लेकिन डेबिट कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में तो आप फर्क समझते होंगे। क्रेडिट कार्ड ये है, जैसे एटीएम ही होते हैं दोनों, एटीएम की तरह। एटीएम तो आप जानते हो, बैंक इशू करता है एटीएम। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क ये है, क्रेडिट कार्ड में तो ये है कि जब आपके बैंक में पैसे होंगे भी नहीं, तब भी आप पैसे निकाल सकते हो। कुछ लिमिट रखता है बैंक आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे, जितना आप ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक में पैसे रखते हो, मान लो आप एक महीने में 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो, 2 लाख की, उसके बेस पे निर्धारित करता है कि आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक, इतने तक आप बैंक से पैसे ले सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है, तब भी आपको एटीएम पैसे दे देगा निकाल के, कार्ड के जरिए, एटीएम कार्ड के जरिए, वो है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड ये है, जितने आपके बैंक में अकाउंट होंगे उतने ही निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते। समझ रहे हो, ये बात है। तो अब इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये जान लेते हैं। देखो, जब ये खोले गए थे पेमेंट बैंक, इनकी लिमिट 1 लाख थी डिपॉजिट करने की, यानी कोई कस्टमर 1 लाख तक जमा करवा सकता था, जो अब 2 लाख तक कर दिए। आगे फ्यूचर में बढ़ा भी सकती है इसको, अभी तक 2 लाख है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है फाइनेंस बैंक में। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना भी आप पैसा जमा करवा सकते हो अपने अकाउंट में। ये देखो, उधार नहीं देते भाई साहब, लोन नहीं देते पेमेंट बैंक, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या है, वो उधार दे सकते हैं भाई साहब, लेकिन स्मॉल लैंडिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं आप 1-2 करोड़ उधार लेने जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ये स्मॉल सेविंग अकाउंट है, जो यहाँ पे खुलवाया जा सकता है, और ये भी खुलवा सकते हैं स्मॉल फार्मर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज है, वो इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये देखो, रेमिटेंस सर्विस देते हैं, ये भी दे सकते हैं रेमिटेंस सर्विस। और देखो, ये क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये एटीएम और डेबिट कार्ड ही दे सकता है। ये एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तीनों इशू कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, और इसमें ये लिमिट है कुछ 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो, 25 लाख तक एडवांसेस किए। और देखो, दोनों क्या है, ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा वैसा लगाते हैं ना, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में, ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ये दोनों काम कर सकते हैं, दोनों बैंक, पेमेंट भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी।